बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अब जॉर्ज सोरोस के प्रत्यर्पण की मांग कर डाली है। बड़ी खबर है ये। अदानी को लेकर जो मुद्दा हो रहा था, उसके बाद सोरोस पर सवाल उठाए गए। सोरोस और सोनिया गांधी के कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए गए कि सोरोस द्वारा फंडित एक ऑर्गेनाइजेशन में सोनिया गांधी सह अध्यक्ष कैसे हैं। सोरोस पर फंसती हुई नजर आ रही कांग्रेस ने। अब ये बड़ी खबर आ रही है, पवन खेड़ा उन्होंने पोस्ट किया है कि अगर सोरोस इतना बड़ा मुद्दा है तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जाए, प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडाइट किया जाए जॉर्ज सोरोस को। यह भी बता दीजिए कि भाजपा के किस नेता के बच्चों को विदेशों में शिक्षा के लिए किस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली। पवन खेड़ा आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए मोदी जी भारत के मित्र देशों से रिश्ते खराब कर रहे हैं। बड़ी खबर है, जॉर्ज सोरोस को लेकर आज दिन भर हंगामा हुआ। सोनिया गांधी किस संस्था की सह अध्यक्ष, आज जन्मदिवस है सोनिया गांधी जी का, और सोनिया गांधी से क्या सवाल पूछे आज। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं सोनिया गांधी, कैसे सह अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी से क्या सवाल पूछे गए, अदानी पर क्या सवाल पूछ रही थी कांग्रेस, सोरोस पर कैसे फंसी। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जॉर्ज सोरोस के प्रत्यर्पण की कार्रवाई करे मोदी सरकार। क्या कुछ हुआ दिन भर आज, देखिए। अदानी की चोरी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बनकर काम करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है। मेरी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है। There be a discussion on George Soros and Adani together on the floor of the House. सोनिया जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। देखिए, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इसकी सुरक्षा की बात यहाँ नहीं होगी तो कहाँ पे होगी। राहुल गांधी गद्दार हैं, राहुल गांधी गद्दार हैं, यह कह रही है भारतीय जनता पार्टी। सोनिया गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई हैं, यह कह रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब संभवतः आज क्योंकि सोनिया गांधी का जन्मदिवस है, शुभकामनाएं जन्मदिन की, लेकिन उनके जन्मदिवस के दिन संभवतः उनके पूरे पॉलिटिकल करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण दिन इस लिहाज से क्योंकि इस बार सीधे सीधे सोनिया गांधी पर इस तरह के आरोप लगाए गए। राहुल गांधी पर लग चुके हैं इस तरह के आरोप, लेकिन सीधे सीधे सोनिया गांधी पर देश कथित रूप से देश विरोधी ताकतों के साथ, उस संस्था के साथ जुड़े होने की पीछे की क्या वजह है, सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। आज क्या हुआ, देश की संसद में हंगामा इस बात को लेकर मचा कि बीजेपी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के बाद राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को देशद्रोही क्यों कह दिया। मतलब वो सोनिया गांधी जो मनमोहन सरकार में सुपर प्राइम मिनिस्टर भी उनको कहा जाता था, एनएसी याद है आपको, जो 22 साल तक देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष रही, वो सोनिया गांधी 4 बार लोकसभा सांसद चुनी गई, वो सोनिया गांधी। वो सोनिया गांधी एक पाक प्रेमी, पाकिस्तान प्रेमी और भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना पाल रही एक संस्था की सह अध्यक्ष क्यों। उनके बीजेपी ने सोनिया गांधी पर देशद्रोह का गंभीर आरोप क्यों लगाया।
बीजेपी ने सोनिया गांधी से सफाई क्यों मांगी? सुनिए, ऐसा इसलिए क्योंकि आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, आज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबंध कट्टर भारत विरोधी अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक है। यही नहीं, आगे सुनिए, बीजेपी ने कहा, एक संस्था का नाम लिया, सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन। दोबारा से सुनिए, सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन, ये FDLAP की सह अध्यक्ष है, एक संस्था है, फाउंडेशन है। सोनिया गांधी इस संस्था की सह अध्यक्ष है। ठीक, ये तो फैक्ट है, वैसे ये फैक्ट है। इस संस्था को जॉर्ज सोरोस चंदा देता है। अब सोरोस कौन है वो तो हर कोई जान गया, वो भारत की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहता है और पता नहीं देश में अस्थिरता लाना चाह रहा है। ये सोरोस उस संस्था को चंदा देता है। FDLAP वही संस्था है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करके कश्मीर को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की वकालत करता है। ये वो संस्था है। अब इस संस्था की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, क्यों हैं, उनको सफाई क्या देनी चाहिए? मतलब जिसका पाकिस्तान प्रेम, जिस संस्था का, जिस फाउंडेशन का, उसको NGO कह लीजिए, जिस संस्था, जिस फाउंडेशन का पाकिस्तान प्रेम, भारत के खिलाफ जहर कई बार खुलकर छलका है, उस पाकिस्तानी प्रेमी भारत विरोधी एंटी इंडिया फाउंडेशन की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी कैसे? क्या बीजेपी कह रही है आपको डॉट्स कनेक्ट करने होंगे? एक तो पाकिस्तान प्रेमी, कश्मीर की आजादी की बात करने वाली, उधर जो शब्बीर शाह जेल में सड़ रहा है उसकी वकालत, उसके पक्ष में लिखने वाली ये संस्था, उसकी सह अध्यक्ष सोनिया गांधी, फंडिंग सोरोस से। इस पर सोनिया गांधी जी को सफाई देनी चाहिए, यह बीजेपी ने मांग की है। ये सोरोस, सोनिया और साजिश की ना ये पूरी कहानी बीजेपी ने जो आज सवाल पूछे वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और भी दिखाते। दिलचस्प बात यह भी रही कि यहां संसद के बाहर जब कांग्रेस और सोरोस के संबंधों के आरोप पर हंगामा हो रहा था कि सोरोस पर कांग्रेस फंस रही थी, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन के बाहर, वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, मोदी और अदानी के मुखौटे पहने लोगों के साथ अदानी विवाद को मुद्दा बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा ये देखें, हाँ वो तस्वीरें आ गई, हाथ में अदानी की फोटो और बल्कि मुखौटा भी लगा रहा था कुछ सांसदों ने। उन्होंने एक ने अदानी का, एक ने मोदी का, तो वो पूछ रहे थे कि क्या रिश्ता क्या है। अब सोनिया गांधी भी सदन में नहीं थी, जिन्हें लेकर बीजेपी ने दावा किया कि भाई मतलब आप अदानी पर जो है सवाल पूछ रहे हैं, सोरोस पर जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जिस FDLAP नाम की संस्था की को प्रेसिडेंट, सह अध्यक्ष हैं, उस संस्था को सोरोस से चंदा मिलता है। सोरोस पर फंस गई है कांग्रेस। ये संस्था कश्मीर को अलग राष्ट्र की मान्यता देने की वकालत जो है वो करती है। हाँ वो तस्वीरें भी आ गई। अब अदानी को लेकर कैसे मुद्दा बना रही थी कांग्रेस, लेकिन खुद सोरोस पर फंसती नजर आ रही है। बीजेपी का दावा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष होने की वजह से सोनिया गांधी FDLAP नाम की संस्था की ज्वाइंट प्रेसिडेंट बनी। सोरोस कनेक्शन। बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर खुले तौर पर सोरोस को अपना पुराना मित्र बता चुके हैं। डॉट्स को कनेक्ट करिए, आरोप सुनिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? हमें साफ जवाब चाहिए। देशद्रोही शक्तियों के साथ आप पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उन संस्थानों में बैठे हुए हैं जिनसे सीधे पैसा आ रहा है, और वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? एंड दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। तो फिर तो ये कांग्रेस के लिए अब ये इंडी गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस का मुद्दा हो जाता है। और शायद यही वजह है कि इंडी गठबंधन भी कांग्रेस पार्टी से वो कहते हैं पिंड छुड़ा रहा है, मतलब वो इस चक्कर में नहीं पड़ रहा है। अदानी वाले मामले में भी कांग्रेस अकेली पड़ती नजर आ रही है इंडिया अलायंस के अंदर। आज कांग्रेस को छोड़कर सहयोगी दल साथ में नहीं नजर आए।
पहले टीएमसी गायब थी, फिर समाजवादी पार्टी गायब हुई। अदानी को लेकर कांग्रेस अलग थलग अकेली पड़ती नजर आ रही है इंडिया अलायंस में, नंबर 1। नंबर 2, सोरोस वाले कनेक्शन को लेकर भी कोई सहयोगी कांग्रेस के बचाव में नहीं उतर रहा है उस तरह से। इसको बहुत समझिए, पहले अदानी वाले मामले में कांग्रेस अलग थलग पड़ी और अब सोरोस वाले मामले में भी इंडिया अलायंस का कोई भी सहयोगी दल, ना समाजवादी पार्टी ना टीएमसी, कोई भी सहयोगी दल कांग्रेस के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले बीजेपी कांग्रेस सांसद और एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को देशद्रोही बता चुकी है। बीजेपी को यह मौका एक दरअसल फ्रांसीसी अखबार के दावे के आधार पर मिला। इस अखबार का दावा था कि, इसको सुनिएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये OCCRP नाम के एक न्यूज पोर्टल को जॉर्ज सोरोस से मोटी फंडिंग मिल रही है। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया साहब कि OCCRP भारत विरोधी दुष्प्रचार करता है और इसका जिम्मा यहां कांग्रेस के नेताओं को दे रखा है। कांग्रेस OCCRP के दुष्प्रचार को आगे यहां पर बढ़ाती है। मतलब मोदी विरोध में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, सोरोस का चंदा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बकौल बीजेपी। बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हुए कहा था कि कोविड के वक्त जब भारत पूरी दुनिया को निस्वार्थ भाव से वैक्सीन की सप्लाई कर रहा था, तब वैक्सीन माफिया कंपनियों ने भारत विरोधी मुहिम चलाई। वैक्सीन माफिया कंपनियों के दबाव में ब्राजील ने भारत की वैक्सीन का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तब OCCRP ने 1 जुलाई, ये त्रिकोण को नजर रखिए, देशद्रोह का त्रिकोण, सच या झूठ हमें नहीं पता, सफाई देनी चाहिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। तब OCCRP ने 1 जुलाई 2021 को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए रिपोर्ट छापी और भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि अगले ही दिन 2 जुलाई 2021 को, चेक करिएगा, कांग्रेस ने भी देश की वैक्सीन और मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। इसलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है, रिश्ता क्या है? इसके बाद जब राहुल गांधी अदानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो OCCRP ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया था। बीजेपी का सवाल यह साहब कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खर्च सोरोस ने तो नहीं दिया। और सोरोस जिन 1000 भारतीय बच्चों को विदेश में पढ़ाने का खर्चा देता है ना, ये भी सुनिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है साहब, एक कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। 1000 भारतीय बच्चों को विदेश में पढ़ाने का खर्च देता है सोरोस। उसमें से कांग्रेस नेताओं के कितने बच्चे हैं? कांग्रेस नेताओं के। ऐसे गंभीर आरोपों के साथ बीजेपी ने आज संसद में सोरोस के साथ कांग्रेस के संबंधों पर चर्चा की मांग की। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान प्रेमी संस्था की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी कैसे हैं? संसद में हंगामा शुरू हो गया, दिखाते हैं आपको। कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। आप उनका नाम ले लेके आप उनको। अच्छा, सोरोस कौन है? क्या है सोरोस? सोरोस आप लोग सुन रहे होंगे ना, जॉर्ज सोरोस, चेहरा तो देख रहे हैं, जिसका नाम मतलब 99% भारतीयों ने सुना भी नहीं होगा। कौन है ये सोरोस? उसका नाम संसद में उसके नाम पर हंगामा हो रहा है। जो अमेरिकी कारोबारी भारत से हजारों मील दूर बैठा है, उसे कांग्रेस से साठगांठ के आरोप पर संसद में आखिर बवाल क्यों हो रहा है? सोरोस है क्यों? ये जानकारी देने से पहले ना आपको जॉर्ज सोरोस पर संसद की एक दिलचस्प वाकया मैं आज दिखाता हूं। आज क्या हुआ, राज्यसभा में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि भाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के एक नेता के सोरोस से गहरे संबंध हैं। इन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला कि कांग्रेस के एक नेता के सोरोस से गहरे संबंध हैं। खड़गे जी खड़े हो गए, कहा कि जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं। बीजेपी ने कहा नाम तो हमने लिया ही नहीं। बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमने साहब किसी का नाम ही नहीं लिया, लेकिन खड़गे जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि जो सदन में नहीं है उन्हीं से सोरोस के संबंध है। सुनिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर
इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 30/9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? So any member, नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। अब बीजेपी यही सवाल पूछे कि खड़गे जी ने राहुल गांधी का नाम, मतलब राहुल गांधी को क्यों फंसा रहे हैं वो। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि खड़गे जी ने किस बात की दुश्मनी निकाली राहुल गांधी जी से, क्योंकि बीजेपी ने तो राहुल गांधी का नाम लिया है, मतलब दो ही लोग नहीं थे और वो फिर वहां पर फंस गए। अब खड़गे जी की क्या प्रॉब्लम राहुल गांधी से कि उस तरफ इशारा उन्होंने किया। अब आपको बताते हैं कि ये सोरोस कौन है जिससे रिश्तों को लेकर कांग्रेस फंस गई है। साहब, कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। सोरोस भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात है। सोरोस अलग खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है। इसको अखंड भारत से बड़ी प्रॉब्लम है साहब। सोरोस कश्मीर को भारत से अलग देखना चाहता है ये, और सोरोस खुलेआम भारत की राजनीति में दखल देने की बात मान चुका है। जो डीप स्टेट, बार बार एक शब्द सुनते हैं ना आप, डीप स्टेट, ये डीप स्टेट की टूलकिट बांग्लादेश में दिख चुकी है। जब तख्ता पलट हुआ, सड़कों पर लोग आए, कट्टरपंथी सारी इस्लामिक ताकतें जितनी हैं, कट्टरपंथी इस्लामी सड़कों पर आए। श्रीलंका में भी आपने देखा था, श्रीलंका में, दक्षिण कोरिया में, बांग्लादेश में आपने देखा। ये डीप स्टेट का काम होता है, कैसे तख्ता पलट किया जाता है, फंडिंग की जाती है। और सोरोस तो खुद मान चुका है कि मैं पता नहीं $1 मिलियन खर्च करने को तैयार हूं भारत की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए। और उससे राहुल सोनिया के कनेक्शन के आरोप, वो कह चुका है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए कई $1 मिलियन खर्च उसने किए हैं। अब बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने मोदी को हटाने के लिए जॉर्ज सोरोस से हाथ मिला लिया है। अब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने वाला आदमी भारत का दुश्मन, एंटी इंडिया, भारत विरोधी, जिसको आप लोगों ने चुना, उस भारत विरोधी से क्या कांग्रेस ने हाथ मिलाए। बीजेपी को आरोप लगाने का मौका अचानक नहीं मिला। बीजेपी का आरोप है कि OCCRP नाम के संस्थान को जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से 70% फंडिंग होती है, 70%। और ये असल में OCCRP है, ये जो टूलकिट एजेंडा चल रहा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। सोनिया और राहुल गांधी उसी की एजेंडे की बात करते हैं, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। बीजेपी का आरोप है साहब, राहुल गांधी भारत विरोधी अमेरिकी उद्योगपति सोरोस के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो कभी कभी इस तरह का वो दिखाते हैं, इसे उंगलियों में होता है, वो नचा रहे हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को, ऐसा बीजेपी कई इस तरह के कार्टून्स भी जारी करती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज सवाल भी पूछ लिया बीजेपी ने कि भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग सोरोस ने तो नहीं किया गई। राहुल गांधी की एक फोटो वायरल हुई थी, जिस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ सलिल शेट्टी दिखाई दिए थे। हाँ, ये वो तस्वीर भी आ गई, सलिल शेट्टी तस्वीर आ गई। सलिल शेट्टी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तभी बीजेपी ने सवाल पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग कहां से हुई है। साहब, सोरोस ने तो नहीं फंडिंग कर दी कहीं। राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो वहां उन्होंने OCCRP के बांग्लादेशी पत्रकार फजल अंसारी से मुलाकात की। अच्छा, ये वो तस्वीर आ गई जिसने, अच्छा बीजेपी जब आरोप लगा रही है तो सारी तस्वीरें फैक्ट्स दे रही है। अब इस पर सफाई देनी चाहिए। हमें नहीं पता, हो सकता है बीजेपी के आरोप मनगढ़ंत हो सकता है बीजेपी के आरोप प्रायोजित हो, लेकिन तस्वीरों पर सफाई देनी चाहिए। सलिल शेट्टी पर, इन पर, कनेक्शन पर, सह अध्यक्ष क्या पाकिस्तानी प्रेमी संस्था की हैं सोनिया गांधी या नहीं, मना कर देना चाहिए। अगर हैं तो बताना चाहिए क्यों है। मार्च 2024 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते सील होने का मुद्दा इसने उठाया था। इसलिए एक भारत विरोधी कारोबारी और भारत की राष्ट्रीय पार्टी में साठ गांठ के आरोप बहुत सीरियस है। और बीजेपी को आरोप लगाने की बजाय तथ्य भी सामने रखने चाहिए, क्योंकि केंद्र में देखिए बीजेपी की सरकार है। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कार्रवाई बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। फिर सोनिया गांधी देशद्रोही, राहुल गांधी देशद्रोही कहने से क्या होता है साहब, आप कार्रवाई करिए। फिर अगर भारत के खिलाफ, हमारे खिलाफ, भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र
चला रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो बीजेपी क्या कर रही है? कार्रवाई करे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होता है? सरकार होने के नाते आरोपियों की सच्चाई देश के सामने लाना ही जरूरी नहीं है, सरकार की वही जिम्मेदारी नहीं है, उस पर कार्रवाई करना भी बीजेपी की जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। बेहुदा आरोप लगा है, आधारहीन आरोप लगा है, स्तरहीन आरोप लगा है। जिस औरत ने प्रधानमंत्री पद ठुकराया हो, जिसके गवाह हम सब हैं, उस पर उस प्रधानमंत्री की पार्टी की सरकार आरोप लगाए, पार्टी लगाए, जो अडानी के हाथों खुलेआम देश के सारे संसाधन बेच रही है। आज एक और बड़ी खबर, एक बड़ा विवाद। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव की उस टिप्पणी की बात जिसे लेकर भारत की राजनीति में बवाल मच गया। साहब, जस्टिस शेखर यादव ने यह टिप्पणी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यूसीसी पर चर्चा के दौरान की। जस्टिस यादव ने, उन्होंने कहा कि भारत बहुसंख्यकों यानी कि सनातनियों के हिसाब से चलेगा। यह टिप्पणी एक जज की, जस्टिस की। हिंदू मुस्लिम विवाद पर उन्होंने कहा कि हिंदू ये नहीं चाहते कि मुसलमान हिंदू संस्कृति का पालन करें, बल्कि हिंदू चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं की संस्कृति का अनादर ना करें। इसके अलावा क्या हुआ, जस्टिस ने मुसलमानों के एक वर्ग के लिए एक ऐसे विवादित शब्द का इस्तेमाल किया, बवाल मच गया। ओवैसी से लेकर इल्तिजा मुफ्ती तक बहुत नाराज हो गए। कि हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ, आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? हमने वो बीप किया क्योंकि वो शब्द विवादित जो है, उस शब्द से कुछ लोगों को आपत्ति है। जस्टिस शेखर यादव के इसी बयान पर ना विवाद खड़ा हो गया। एआईएमआईएम, ओवैसी, सीपीआईएम, पीडीपी, भीम आर्मी ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग कर डाली। असद ओवैसी साहब ने पोस्ट किया, लिखा कि इस भाषण का आसानी से खंडन किया जा सकता है, लेकिन माननीय न्यायाधीश को यह याद दिलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। यह भाषण कोलोजियम प्रणाली पर आरोप लगाता है और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्ति के सामने अल्पसंख्यक पार्टी न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है? वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जस्टिस शेखर यादव को, उनके पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने पोस्ट किया, एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से, इल्तिजा मुफ्ती का पोस्ट दिखाइए, कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे खुद हिंदुत्व को बीमारी बता चुकी हैं इल्तिजा मुफ्ती जी, तो इनके मुंह से हिंदुओं के लिए किस तरह का जो है प्यार उमड़ता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इन्होंने आपत्ति क्या जाहिर की है, इनकी भी बात आना जरूरी। इन्होंने कहा कि एक उच्च हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन गोदी मीडिया चुप है। अच्छा, और ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर होती है। जबकि सीपीआईएम ने जस्टिस शेखर के बयान को नफरती बयान बताते हुए क्या लिखा, वो भी आपको बताते हैं। सीपीआई लेफ्ट ने लिखा, साहब उनका भाषण नफरत फैलाने वाले भाषण जैसा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर यादव ने वीएचपी की बैठक को संबोधित किया, उनका ऐसा करना ही काफी बुरा है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। वे बीजेपी ने
जस्टिस शेखर यादव को सैल्यूट किया। शलभ मणि त्रिपाठी विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, यूपी से आते हैं। क्या लिखा उन्होंने? कहा कि सच बोलने के लिए साहस चाहिए, सैल्यूट है श्री कृष्ण वंशी यादव जी, सैल्यूट है आपको। बवाल मचा हुआ है। हालांकि जस्टिस यादव के जो बयान वायरल हो रहे हैं वो आधे अधूरे हैं। उनकी बात सही है गलत है ये समझने के लिए आपको उनका पूरा बयान सुनना चाहिए। हालांकि जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मुस्लिम वर्ग के एक वर्ग, मुसलमानों के एक वर्ग के लिए किया, उसे वो खुद भी गलत बताया। उन्होंने गलत कहा, वो विवादित है, ये हम भी मानते हैं। और उन्होंने भी जब वो शब्द बोला, उन्होंने बोला हालांकि मैं मान रहा हूं ये मैं गलत बोल रहा हूं, तो उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो गलत है। फिर भी पूरा बयान सुनिए। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया उससे उनको बचना चाहिए था। उधर इल्तिजा मुफ्ती इस बयान से बहुत नाराज है। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया? हालांकि खुद इल्तिजा मुफ्ती हिंदू और हिंदुत्व को बीमारी कह चुके हैं। वो देखिए अब आप। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सावरकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। जय श्री राम। जय श्री राम। ये सब वही निकृष्ट हिंदूद्रोही मानसिकता का परिणाम है। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेता हूं। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसी के लिए देश जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की नातिन और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बेहद पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे बयान देती हैं कि बवाल मच जाता है। 2 दिन पहले हिंदुत्व पर उन्होंने एक विवादित पोस्ट किया जिस पर बवाल मचा हुआ है। 3 बच्चों की पिटाई का ये वीडियो शेयर करते हुए इल्तिजा ने लिखा, भगवान राम को शर्म से अपना सिर झुकाना चाहिए और असहाय होकर देखना चाहिए कि कैसे नाबालिग मुस्लिम लड़कों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनका नाम लेने से मना कर दिया। हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को ग्रसित कर रखा है और भगवान के नाम को कलंकित कर दिया है। इस पोस्ट पर चौतरफा हंगामा मचा है। बीजेपी समेत साधु संतों ने इल्तिजा पर कार्रवाई की मांग की। तब इल्तिजा अपने बयान पर सफाई देने के लिए आगे आई। उन्होंने कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो मैंने बोला उसको डिलिबरेटली बहुत सारे लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जो जय श्री राम कर करके बच्चों को हमने देखा, मुसलमान एक बच्चा था 6 साल का भी नहीं था, उसको चप्पल से मारा जा रहा था। तो मैं इसके बारे में क्यों नहीं बात करूं? जो यहाँ दलित पे अट्रॉसिटीज होती है, मुसलमानों पे होती है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पे होती है, माइनॉरिटीज पे होती है, उस पर मैं जरूर बात करूंगी। लेकिन मीडिया को ये उछालना नहीं चाहिए। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है, बहुत। इल्तिजा मुफ्ती को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा ही तीखा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, इल्तिजा मुफ्ती को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते हैं तो उनका मुफ्ती खानदान
कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा हो, बल्कि पाकिस्तान में होता। सनातनी सहिष्णु हैं, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहाँ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। वही बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने तो इल्तिजा को उन दिनों की याद दिला दी जब आतंकियों ने उनकी मां का अपहरण कर लिया था। यूपी से बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने इल्तिजा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके धर्म पर अपशब्द कहेंगी तो अपने धर्म पर भी सुनने के लिए तैयार रहे। उनको क्या ज्ञान है, उनको क्या पता है हिंदुत्व के बारे में, क्या पता है उनको सावरकर जी के त्याग के बारे में, क्या पता है उनको स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। हाँ, पूरे देश को ये जरूर पता है कि जब उनकी माताजी को आतंकवादी पकड़ के ले गए थे तो आतंकवादियों को रिहा करके देश की सरकार ने उनकी माताजी को रिहा करवाया था। ये हम जानते हैं। कृपया करके हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बारे में अपना ज्ञान मत दीजिए। ये बात हम इस्लाम के लिए कह दें तो क्या ये प्रोपेगेंडा क्या इस्लाम के द्वारा फैलाया गया? तो देखो, इन सब बातों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। अगर आप हमारे ऊपर टिप्पणी करोगे तो हम भी आपके ऊपर टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि कांग्रेस को उधर आम आदमी पार्टी पर क्यों आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डर गई है एंटी इनकम्बेंसी से? ये आम आदमी पार्टी का डर है या कोई नई स्ट्रेटेजी? एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर को लेकर कहा जा रहा है कि 83% उम्मीदवारों को या तो उनकी सीट बदल दी गई है या उनका टिकट काट दिया गया है। अब बात इसकी। सिसोदिया अगर चुनाव नहीं जीत सकते अपनी जगह से तो छुप करके दूसरे जगह से जीतेंगे और दिल्ली को पता नहीं चलेगा। शिक्षा के विकास में हम आपका सहयोग चाहते हैं। मुख्यतः शिक्षा ही मुद्दा है मुझे वहां बुलाए जाने की। मैं उनसे अपने आप को एडजस्ट कर सकूं और वो मुझे स्वीकार कर सकें। बाकी हार जीत ये सब जनता और परमात्मा के हाथ में है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से भाग गए हैं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना भी भागे। सब हो ये रहा है कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की तारीफ देश दुनिया में हो रही है। ऐसा दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उनकी सीट बदल दी गई। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। 20 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया। बड़ी बात यह रही कि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए, जिसके बाद बीजेपी को यह मौका मिल गया आरोप लगाने के साथ कि आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर से डर गई है। डर है आम आदमी पार्टी को, डर नहीं होता तो टिकट देते ना दोबारा से। उसे हार का डर सता रहा है, इसलिए उसने मौजूदा विधायकों की जगह नए लोगों को टिकट दे दिया। अब सवाल ये कि क्या ये आम आदमी पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये दूसरी पार्टियां भी इस तरह से करती हैं। भाई सिटिंग एमएलएस की टिकट काट दी जाती है, नए चेहरों को लाया जाता है या उनकी सीट बदल दी जाती है। ये बीजेपी भी कर चुकी है। बीजेपी तो बल्कि मुख्यमंत्री जो है एंड मोमेंट पर बदल देती है। सारी चीजें हर पार्टियां करती है, लेकिन बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है हार का। ये डर है या कोई रणनीति है या फिर उसे वाकई सत्ता विरोधी लहर का डर है? सबसे हैरान करने वाली बात यह कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिनके शिक्षा मॉडल की चर्चा कई बार आम आदमी पार्टी बूस्ट करती है, कई बार बताती है, मनीष सिसोदिया, उनकी सीट बदल दी गई। मनीष सिसोदिया अब तक दिल्ली की पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उन्हें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से टिकट दे दी गई। जबकि पटपड़गंज सीट से पिछले हफ्ते अभी जो ज्वाइन कर रहा है ना, उन्होंने अवध ओझा, उनको टिकट दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह कि साहब के पिछले चुनाव में पटपड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया बड़ी मुश्किल से 3207 वोटों से जीते थे। 3207। इसी के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी को चैलेंज देते हुए कहा था कि अगर हिम्मत हो ना तो सिसोदिया जी को अगली बार इसी सीट से उतार कर दिखा देना 2025 में। बीजेपी ने भविष्यवाणी की थी कि सिसोदिया जी इस सीट से नहीं लड़ेंगे अगली बार। इसी तरह आम आदमी पार्टी की एक और बड़ी नेता राखी बिरलान की सीट बदल दी गई है। 2013 से अब तक वो दिल्ली की मंगोलपुरी सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी, लेकिन इस बार राखी बिरलान मंगोलपुरी की जगह उनकी भी सीट माधेपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। कई ऐसे मौजूदा विधायकों की टिकट काट दिए गए जो साल 2020 के चुनाव में
कम वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते थे। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। आदर्श नगर से सिर्फ 1.5% वोटों के अंतर से जीते पवन शर्मा, काट दिया टिकट, मुकेश गोयल जी को दे दिया गया। बिजवासन सीट 0.5% वोट से चुनाव जीतने वाले BS जून का टिकट काटकर सुरेंद्र भारद्वाज को दे दिया गया। ऐसे कई नाम हैं आपके सामने। शादरा से भी ऐसा ही हुआ, उनका भी बताया बहुत कम मार्जिन से जीते। कृष्णानगर से SK बग्गा की जगह उनके बेटे विकास बग्गा को टिकट दे दिया गया है। लिस्ट बहुत लंबी है। केजरीवाल के करीबी समझे जाने वाले दिलीप पांडे की टिकट काट दी गई है। सिसोदिया की टिकट मतलब सीट बदल दी गई है मनीष सिसोदिया जी की। आम आदमी पार्टी ने आज 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें 15 मौजूदा विधायकों की टिकट कट। उनकी जगह नए चेहरों को टिकट, नए चेहरों को मौका देना अच्छी बात है वैसे, लेकिन बीजेपी कह रही है साहब ये तो डर है ना आपको, अगर आपने काम किया होता तो टिकट देते आप। आपकी इस लिस्ट में दल बदलुओं को टिकट दी गई है, सीट बदल दी गई है, मौजूदा विधायकों की टिकट काट दिए गए हैं। बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में जो लोग आए हैं, अभी इससे पहले 21 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में भी 11 में से 6 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से आए थे। 11 में से 6 उम्मीदवारों को टिकट दी गई, उसमें 3 बीजेपी, 3 कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव के लिए उसने जो नारा दिया ना, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, ये उसका असर है कि आम आदमी पार्टी अपने नेताओं की सीटें और टिकटें बदलने पर मजबूर है। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आतिशी और अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीटें बदलने को मजबूर होंगे। आज बीजेपी ने मनीष सिसोदिया का ना एक पोस्टर भी जारी किया। अच्छा, आ गया ये पटपड़गंज का भगोड़ा, ये बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। उन्होंने भगोड़ा बताया और यह कहा गया कि आम आदमी पार्टी हार से डर गई है। सुनिए। प्रदेश नेतृत्व जो है वो अपनी सीट की घोषणा भी साथ करता है, पहल करता है, उसमें प्रारंभ करता है, लेकिन इस प्रदेश के दो मुख्यमंत्री, दूसरी सूची आ जाती है, दोनों का नाम गायब है। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से भाग गए हैं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना भी भागे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस प्रकार हमारे विधानसभाओं में IIT का रिजल्ट बढ़ गया, 2024 में 783 लड़कों ने IIT क्वालिफाई किया, वो हमसे इस पे बात करें। बाकी राजनीति और राजशाही में आरोपों का खेल चलता रहता है। शेख हसीना के लिए बांग्लादेश आतंकी। बांग्लादेश शांति चाहिए। जय बांग्ला। मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना का बड़ा हमला। যত হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশটাকে যে ধ্বংস করা হচ্ছে, ইউনুসেরই ক্যাডার তারাই বলেছে। बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं थम रहे अत्याचार। भारत के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन। वो दिन दूर नहीं कि हमारी जो अस्मिता है, जो हमारा नामो निशान है, उसको हिंदुओं का मिटाया जा रहा है। सब हिंदुओं को एक होना होगा, हम सबको मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और बांग्लादेश एक आतंकी राष्ट्र में बदल चुका है। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश की जनता का भाग्य बदला, लेकिन उनकी सरकार का तख्ता पलट करने के बाद यूनुस सरकार और बांग्लादेश की आतंकी सेना ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसका जवाब हत्यारे मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की जनता देगी। शेख हसीना ने यह बयान यूनाइटेड किंगडम आवामी लीग की वर्चुअल बैठक में दिया, जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। বাংলাদেশ শান্তি চাই। জয় বাংলা। বাংলাদেশে যত হত্যাকাণ্ড এবং বাংলাদেশটাকে যে ধ্বংস করা হচ্ছে, ইউনুসেরই ক্যাডার তারাই বলেছে। ইউনুসের পেটো বাহিনী দ্বারা মসজিদ, মাজার, দরগা শরীফ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা সবকিছু লুটপাট এবং ভাঙচুর করা হচ্ছে, অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। পরেও এই এক দফা দাবির নামে
যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে চলছে, সেখানে মানুষকে পেটে পেটে হত্যা করা, আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের উপর যে জুলুম शेख हसीना का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार सवालों के घेरे में है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या को लेकर सवाल उठा चुके हैं, जबकि भारत समेत कई देशों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों और इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ बातचीत की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद ये भारत की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा है। We also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. हमारा विदेश सचिव जब गए हैं वहाँ तो कुछ ना कुछ हाल ढूंढेंगे कि वहाँ के सरकार के साथ कैसे अच्छा संबंध बनाया जाए, क्योंकि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन था वो बहुत ही बढ़िया था बांग्लादेश के साथ, वो किसी तरीके से अगर खराब ना हो इसका प्रयास तो चलेगा। और इस घटना के ऊपर जांच कराना चाहिए और प्रोटेक्शन देना चाहिए हिंदू लोगों को, और इसके साथ साथ जो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोगों का जो क्रेजीनेस है इसको बंद करना चाहिए। वहीं भारत के अलग अलग शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हापुड़ में हिंदू समाज के लोगों ने बांग्लादेश के विरोध में रैली निकाली, तो बदायूं और गाजियाबाद में भी लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाई।